इंडियन एक्सप्रेस पे जाना यस सर। चाहिए, द हिंदू पे, यस फिर सर। कैसे है वो स्विच यस करें सर। और कैसे यस सर। उसको यस सर। एड्रेस करें, वो भी यस सर। जरूरी है जानना। यस सर। वैसे ये मतलब सही बताऊं तो ये पहले थोड़ा और मुश्किल काम था न्यूज़पेपर पढ़ना, अब काफी आसान हो गया ये। ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो सबसे पहले तो अगर आप इंग्लिश, जैसे मेरा मीडियम इंग्लिश था है ना, कुछ लोग पूछ भी रहे थे आपने आंसर्स किस में लिखा था, तो हम्म, मैंने इंग्लिश में भी आंसर्स लिखा था, पूरा मेरा पढ़ाई वढ़ाई सब इंग्लिश में था, तो इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में ही दिया था। हम्म, ठीक है, वो स्विच ऑप्शन होता आपके पास, हिंदी में इंटरव्यू देना है इंग्लिश, तो मैंने हम्म, आंसर्स वगैरह सब इंग्लिश में दिया था, तो ऑब्वियसली मेरा न्यूज़पेपर वगैरह सब इंग्लिश था। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, दो न्यूज़पेपर है इंग्लिश के, ठीक है, आप विदाउट एनी डाउट दो में से कोई भी एक चुन सकते हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अब सवाल ये आता है चुने कौन सा, क्या हम कैसे सोच के कौन सा उठाए, द हिंदू उठाए कि इंडियन एक्सप्रेस उठाए। तो मैं आपको दोनों के प्रोज या कॉन्स बताता हूँ, आप फिर उसके हिसाब से उठाना। द हिंदू जो है ना, उसका मुझे बेस्ट चीज क्या लगता है, ये थोड़ा अखबार जो होता है क्रिस्प होता है, मतलब शॉर्ट में ये चीजें लिखता है, ज्यादा ये लंबे लंबे चीजें लिखता नहीं है ना, तो जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरी बात क्या है, ये 360 डिग्री कवरेज करता है द हिंदू, जैसे इन्वायरमेंट का भी न्यूज आ जाएगा, साइंस एंड टेक का भी न्यूज आ जाएगा, कल्चर का भी न्यूज आएगा, पॉलिटी एंड इकोनॉमी तो सब कवर करते हैं ना। तो ये हो गया। बट द हिंदू का सबसे बड़ा जो डिमेरिट मुझे क्या लगता है वो है कि दो डिमेरिट है। फर्स्ट डिमेरिट तो ये है कि जो बिगिनर्स के लिए क्या है कि वोकेबलरी बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो शुरू शुरू में जब मैं द हिंदू पढ़ता था तो ज्यादा आधा टाइम तो मैं डिक्शनरी ही खोल के रखता था। ठीक है, तो मैं डिक्शनरी में देखता था। बट अभी थोड़ा सा काम आसान भी हो गया है कि जैसे बहुत बार अगर आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहे हो तो साथ में आप वर्ड क्लिक करो, एक वर्ड वेब होता है डिक्शनरी, आप तुरंत आ जाएगा। ठीक, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये भी है कि क्या करो, आप इतना सर्च मत करो वोकैब के पीछे, आप थोड़ा पढ़ते रहो अखबार को। ठीक है, जब फर्दर आपको एक ही जो वर्ड जो बार बार रिपीट करता है ना, देन उसका मतलब देख लिया करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार आपको कंटेक्स्ट से पता चल जाएगा कहना क्या जा रहा है। बट हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा, जब आप शुरू में अखबार पढ़ोगे, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, 100% गारंटी आपको अखबार बहुत टफ लगेगा। ठीक है, एक तो आपको दो चीजों के कारण टफ लिखेगा, एक तो वोकेबलरी टफ होगा, दूसरा आपको नॉलेज आपका होगा नहीं कि जो बेस जो कहते हैं ना कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, अब स्टे ऑर्डर क्या पता ही नहीं है ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना कंटिन्यूअस स्ट्रगल के थ्रू आएगा। अब जो है, अब मैं इंडियन एक्सप्रेस पे आता हूँ, फिर मैं एक थोड़ा बीच का रास्ता बताता हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस जो है, ये अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है द हिंदू, ठीक है, द हिंदू में हाँ एक एक डिमेरिट और है, द हिंदू थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो कहता है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बट चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में आता हो आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि क्या क्या चीजें द हिंदू का लिखना है, क्या क्या चीजें नहीं लिखना है, ये आप समझ जाते हो। एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का नहीं लिखना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिखना है ना, कि ऐसा नहीं बिल्कुल। कहना है कि ये स्कीम खत्म करा दो, जीएसटी को रोल बैक कर लेना चाहिए। ये मूर्ख व्यक्ति या जो कॉलमनिस्ट होते हैं ये ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट होगा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो ऐसे देगा कि जीएसटी में कुछ कुछ ग्लिचेस है, चैलेंजेस है, इनको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो सॉल्यूशन सीकर होता है आदमी, सॉल्यूशन गिवर होता है मेनली। तो ये आप धीरे धीरे सीखोगे प्रिपरेशन के दौरान। जो कॉलमनिस्ट होते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं अखबार में, उनको आपको एज इट इज रिपीट नहीं करना, उनके बातों को दिल पे लेना नहीं है। वो तो प्रॉब्लम गिराने के लिए ही है, वो बहुत सारे आलतू फालतू सॉल्यूशन देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ले लेना, हाँ ऐसा ही करना चाहिए। तो बहुत बार ब्यूरोक्रेट लिखते हैं आर्टिकल, वो अच्छा लिखते हैं, वो बैलेंस्ड व्यू देते हैं, वो क्या होता है बताते हैं ये चैलेंजेस है, देन ये सॉल्यूशंस है। तो कोशिश करो कि आपका आउटलुक होना चाहिए सॉल्यूशन गिवर का, रेदर देन प्रॉब्लम मतलब आइडेंटिफायर का। ठीक है, पहले तो ये हो गया पॉइंट। ठीक, अब इंडियन एक्सप्रेस में मतलब ये द हिंदू में होता है, बहुत लोग क्या होता है द हिंदू को दिल से लगा लेते हैं, है ना, वो भगवान की वाणी नहीं है ना, तो आप ऐसा समझो। ठीक है, तो ऐसा उसको मतलब लिया करो, ओपिनियन है जस्ट, आप इतना लिबरल लो कि ये किसी एग्जैक्टली। का पर्टिकुलर का ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में मैं लिख सकता हूँ, ये एडवर्स क्रिटिसिज्म नहीं है गवर्नमेंट का, तो आप लिखो। ठीक है, अच्छे सॉल्यूशन वो दे रहा है, आप उसको याद रखो या नोट डाउन कर लो। ठीक है, बट चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप जैसे याद नहीं रख पाते। चलो मैं आऊंगा इस पे, पहले इंडियन एक्सप्रेस पे आता हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस में क्या बढ़िया चीज है कि ये अखबार जो है थोड़ा सिंपल लैंग्वेज रहता है इसका। ठीक है, तो लोगों को समझ में ज्यादा इजीली आता है इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, और इसमें क्या एक एक्सप्लेन सेक्शन आता है इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इस तरह से। तो थोड़ा वो बिगिनर्स के लिए फायदा रहता है। ठीक, अब इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो डिमेरिट क्या है, डिमेरिट ये है कि थोड़ा 360 डिग्री कवरेज नहीं हो पाता है, कि पॉलिटिक्स के न्यूज वो ज्यादा डाल देता है। एंड मतलब जो एस्पायरेंट है उनको मैं बता दूं या पता होगा कि पॉलिटिक्स जो है ना एग्जाम में बिल्कुल आवश्यक नहीं है ना, कि ये पार्टी क्या कर रही है, वो पार्टी क्या कर रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको पता करना है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स या लॉ है कुछ, वो पता करना। फॉर एग्जाम्पल डिफेक्शन चल रहा है, कुछ एमएलए खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो आपको इससे मतलब नहीं कौन एमएलए खरीदे गए, कौन बेचे गए। आपको पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है ना, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो आपको ये समझना है, तो दैट इज वाई आपको अंदर जाना नहीं है
कि कांग्रेस इसको टिकट दे रही है, बीजेपी इसको टिकट दे रही है, ये प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, दैट इज नॉट योर डोमेन, है ना। आपको ये समझना है कि पीएम बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कितने सीटें चाहिए, 50% से ज्यादा, है ना, कि मतलब, और लीडर ऑफ ओपोजिशन के लिए कितने सीटें चाहिए, ये है आपका सिलेबस का काम। तो थोड़ा डिफरेंस है, दैट इज पॉलिटी, और हमें पॉलिटिक्स पॉलिटी में पे डिफरेंस। स्टिक रहना है, ना कि पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स, यस सर, यस सर। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं शुरू में, जब मैं प्रिपरेशन करता था ना, तो मैं पॉलिटिक्स की न्यूज़ खूब पढ़ता था, मुझे लगता था शायद ये आ जाए एग्जाम में। तब मैं इतना बिगिनर था, ठीक है। तो मैं अपने जो फिर जो वो था, जो गड़बड़ काम जो कर रहा था शुरू में, 2016 की बात है, तो वो मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप ऐसा बिल्कुल मत बिल्कुल, करना। यही इसीलिए ये टॉक है कि ताकि वो गलतियां जो आपने दोहराई वही हैं वो मत उसको करना। मिनिमाइज कर सकें, और वो एग्जैक्टली, ताकि वो टाइम भी सेव हो और उनका एफर्ट भी बचे। एग्जैक्टली, एफर्ट बिल्कुल। भी। तो आपका काम बस देखो, दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए, आप एग्जाम क्लियर करने के लिए आप पढ़ रहे हो अखबार, आपको इंटरेस्ट है वो मैं एग्जैक्टली। मानता हूँ, जो भी हो, बट मेरा ये सजेशन रहेगा, एग्जाम क्लियर करने के लिए लो, आप एग्जाम क्लियर करो और यहाँ से निकलो। बाद में आप अखबार पढ़ोगे नहीं एग्जाम पढ़ोगे, क्लियर दैट इज करने के योर। बाद आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी चाहें। हाँ, जो आपको करना करो, पॉलिटिक्स में आपको आना है, जो भी करना एग्जाम के बाद, बट एग्जाम के दौरान आप एग्जाम ओरिएंटेड काम करो। एग्जाम के लिए मेरा क्या आवश्यक है वही मैं पढ़ूंगा। अब आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, जरूर, तो आप इसका मतलब ये थोड़े कि अखबार पढ़ने के नाम पे आप स्पोर्ट्स के कॉलम्स पढ़े जा रहे हो, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, ये एग्जाम का सिलेबस का पार्ट नहीं है ना ये। सो जो जो एग्जाम का सिलेबस का लोधा पार्ट है मेरा। कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लेनी हाँ है। एग्जैक्टली, यस सर। तो ऐसा नहीं कि आप क्रिकेट में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, लोधा कमेटी के रिफॉर्म्स पढ़ लो, वो पढ़ो, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल। पता होना चाहिए, ठीक। चलो, अब मैं आता हूँ इंडियन एक्सप्रेस का। हो गया इंडियन एक्सप्रेस में मेन दिक्कत तो वही था, 360 डिग्री कवरेज नहीं होता, पॉलिटिक्स के न्यूज होते, ये हो गया मेन दिक्कत। बट आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से जो भी है आपको सही लगता है आप उठा लो, एज पर प्रोज एंड कॉन्स। मैंने यही प्रोज एंड कॉन्स अपने डॉक्यूमेंट में भी लिख रखा है, उसके बेसिस पे उठाना, ठीक है। और जो अब मैं आता हूँ इम्पोर्टेंट चीज पे, कि मान लो बिगिनर्स के लिए क्या करें। देखो, बिगिनर अगर आप हो तो आपको 100% श्योर है कि अखबार पढ़ने में डिफिकल्टी आएगी। इसका दो हम्म। रीजन है, एक वोकेबलरी है, दूसरा है आपका नॉलेज गैप, ठीक है। यही दो मेन रीजन है। तो देखो, वोकेबलरी जो है वो आप पढ़ते पढ़ते आपका सही होगा। नॉलेज गैप जो है, जब आप जनरल स्टडीज की चीजें कवर करोगे ना, जैसे पॉलिटी और इकोनॉमी मैंने बोला था फाउंडेशनल पिलर्स है, जब आप पॉलिटी एंड इकोनॉमी का सफिशिएंट पार्ट कवर कर लोगे ना अपने जीएस में, तो आप देखोगे आपको अखबार की बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल लिखा रहेगा आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया, तो आपको पता होगा आर्टिकल 142 जो है कंप्लीट जस्टिस के लिए यूज किया जाता है, हम्म। सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल बन जाती है, तो आपको समझ में आने लगेगा, देन आपको न्यूज़पेपर भी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, जब आपको बैकग्राउंड पता होगा। तो ये तो आपका आएगा जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, ठीक। इसके अलावा जो है, अब अच्छी चीज क्या है ना, कि आप न्यूज़पेपर एनालिसिस, खास करके द हिंदू, ठीक है, इसका एनालिसिस जो है बहुत इजीली यूट्यूब में मिल जाता है। तो आपको शुरू शुरू में 100% डिफिकल्टी होगा, बट एनालिसिस जो है आपका काम आसान कर देगा। तो आप क्या करो, एनालिसिस देख लो। जैसे मैंने एक एनालिसिस जो मुझे अच्छा लगता था, राउज आईएएस का, वो मैंने मेंशन कर रखा अपने डॉक्यूमेंट में। तो यूट्यूब पे वो फ्री में डालता है वीडियोस, आप उसकी एनालिसिस देखो। वो क्या फायदा करता है, वो सिलेबस के हिसाब से बताता है, सिलेबस के इस पोर्शन से ये न्यूज आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पास्ट में ये सवाल पूछे जा चुके हैं, एंड वो आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो पिक कर देगा न्यूज़पेपर का आपके लिए। जैसे बहुत लोगों को पता नहीं है कि न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल पढ़ना है पूरे पेज में, है ना, ये बहुत लोगों का वो रहता है दिक्कत। तो ये जो चीज है ये आपका काम आसान कर देगा, ठीक। एंड आपको आर्टिकल समझा देगा कि एक्चुअली में क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसमें क्या हुआ, फ्यूचर क्या हो सकता है ना। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस आप देख लो, देन आप न्यूज़पेपर पढ़ लो शुरू शुरू में, ठीक है। हम्म। बाद में अगर आप चाहते हो कि न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं देखना है, ठीक है, तो नहीं देखना, तो आप बाद में नहीं देखना, मत देखो, कोई टेंशन नहीं, बट आप न्यूज़पेपर पढ़ो। बट जो बिगिनिंग में जो गाड़ी में जो धक्का लगाने के लिए जो काम करता है वो आप एनालिसिस देख सकते हो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। बट बाद में आप आराम से अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। एंड मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्रयास करो कि स्टार्टिंग में आप न्यूज़पेपर को है ना 2 या ढाई घंटे से ज्यादा मत देना, ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे में खत्म करो। देन फाइनली जो है ना 1 से 1.5 घंटे में खत्म करना चाहिए न्यूज़पेपर। हम्म। आइडियली तो मैं 1 घंटा मानता हूँ कि 1 घंटे में खत्म कर लो, इससे ज्यादा आप समय ना दो तो बेहतर है। अनटिल अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जैसे बजट आ गया जिस दिन, उस दिन न्यूज़पेपर में खूब आर्टिकल्स होंगे पढ़ने को। इन जनरल जो है न्यूज़पेपर 1 घंटे में आप खत्म करने लग जाओगे। और हम्म। जैसे जैसे आप 5-6 महीने आप अगर पढ़ोगे न्यूज़पेपर, बस मेरा यही सजेशन रहेगा। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप इतना चिंता मत करो, शुरू शुरू में हर आदमी के साथ यही होता है कि न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है। लेकिन आप जब आप 4-5 महीने आप प्रिपरेशन और पढ़ते पढ़ते क्या होगा, आपको 100% समझ में आएगा न्यूज़पेपर। हम्म। ऑलमोस्ट आपको 90% चीजें समझ में आने लगेगी। एक एक चीज और मैं बताऊंगा, अभी दो डाउट है कि बहुत लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर जो है पढ़ा तो मैंने लेकिन कुछ याद नहीं रहता न्यूज़पेपर का, है ना। ये 100% बिल्कुल होना नोट्स सबके करना। साथ। आप पढ़ो, आपको 2 दिन बाद आपको याद नहीं रहेगा क्या था न्यूज़पेपर में, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये मेरे साथ अब भी होता है, तब भी होता था, और बहुत लोगों के साथ होता है।
लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स क्या होता है ना, फ्रीक्वेंटली रिपीट करता है, ठीक है। जैसे आज आया एक आर्टिकल, 10 दिन बाद वही आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना का ट्रांसग्रेशन चल रहा है, एग्रेशन जो भी चल रहा है, आज आएगा एक आर्टिकल, बाद में आएगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे जब आर्टिकल रिपीट करता है ना, आपके दिमाग में छप जाएगा वो चीज, है ना। तो आपको कुछ चीजें न्यूज़पेपर का जरूर याद रहेगा, मोस्टली चीजें आप भूलोगे, दैट इज परफेक्टली फाइन। अब दूसरी चीज क्या है कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हो तो बाद में आप क्या करोगे ना, मैगजीन्स पढ़ोगे, ठीक है। जैसे मंथली मैगजीन आता है तो उसमें कवर हो जाते हैं चीजें, एंड मंथली मैगजीन को आप बार बार रिवाइज करोगे तो उससे आपका न्यूज आपके दिमाग में पक्का हो जाता है। सो इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कुछ याद नहीं रहा, ये सबके साथ होता है। अब 90% चीजें भूल जाओगे न्यूज़पेपर का 2-3 दिन के अंदर अंदर, नॉट 1 वीक, ठीक है। बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में मंथली मैगजीन इसको दोबारा कवर कर लेता है, या आप जो है जो फ्रीक्वेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको याद रहेगा, क्योंकि वो बार बार रिपीट करता है, ठीक। एक चीज और था, लास्ट में आ जाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं कि नहीं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि बहुत लोग पूछेंगे। तो यार मेरा ये सजेशन रहेगा, मैंने शुरू में की थी न्यूज़पेपर नोट्स बनाने की कोशिश, एंड मैंने बहुत लोगों को देखा भी है न्यूज़पेपर नोट्स बनाते हुए, बट यार वो सक्सेसफुल नहीं होता इन जनरल, ठीक है। 10 में से 9 लोग फेल करते हैं न्यूज़पेपर का नोट्स बना के, मतलब उसको यूज करने में। होता क्या है कि आप न्यूज़पेपर के नोट्स तो बना लेते हो, ठीक है, लेकिन वो बल्कि हो जाता है। अगर आप डेली भी 2-2 पेज लिखो ना, तो महीने के 60 पेज हो गए, साल भर के 720, कितने हो गए, 720 पेज हो गए, है ना। तो अब बाद में आप रिवाइज नहीं करते हो। तो बेहतर मेरा ये सजेशन रहेगा। अच्छा चलो, मैं एक बार मंथली मैगजीन पे आता हूँ। मंथली मैगजीन विजन का पढ़ लो, दैट्स मोर देन इनफ। विजन का मैंने मेंशन कर रखा है वहां पे वेबसाइट में। अपना जो डॉक्यूमेंट है विजन का फ्रीली अवेलेबल है मैगजीन, वो बहुत अच्छा है। काफी एक्सपर्ट लेवल जो है कंपाइल करते हैं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दोनों के लिए, ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आ रहा था, हाँ, कि न्यूज़पेपर के नोट्स के लिए, तो नोट्स जो है इतनी आवश्यक नहीं है बनाना, ठीक है। आप न्यूज़पेपर का नोट्स, मेरा जो सजेशन रहेगा, तभी बनाओ न्यूज़पेपर के नोट्स। देखो दो चीजें, पहले तो न्यूज़पेपर के नोट्स होना चाहिए क्रिस्प, 1 या 2 लाइन से ज्यादा लिखना नहीं है आपको आर्टिकल से। अगर आर्टिकल मान लो बहुत बड़ा है, आधा पेज भी ले रहा है वो अखबार का, 1 पेज का, ठीक है, तो भी आपको 2 या 4 लाइनों से ज्यादा मत लिखिए, ठीक है। मत उठाइए, क्योंकि आप एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे इसको। और कोशिश करो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उन्हीं चीजों को लिखो अपने नोट्स में, ठीक है। एंड अपने नोट्स में लिख लो, एंड टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, रेदर देन की डेट वाइज, कि आज 4 तारीख को ये अखबार में खबर आया, देन आपके, क्योंकि बाद में आप इसको नहीं कर पाओगे एग्जाम में रिपीट। बेटर ये कि मान लो आपने आज अखबार में आर्टिकल पढ़ा, ब्यूरो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म पे किसी कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट ने आर्टिकल लिखा, आपको लगा कि बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दे रखे हैं, मैं इसको एग्जाम में यूज कर सकता हूँ, तो आप इनको शॉर्ट में लिखो और अपने शब्दों में लिखो, रेदर देन जो वो बहुत ही, जो क्या कहते हैं ना, कि बहुत ही डिफिकल्ट जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो जार्गन्स बोलते हैं हम लोग जिसको, ठीक है, आप उसको रिपीट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। आप अपने शब्दों में लिखो, आप इजी, गुड, वेरी डिफिकल्ट, इस तरह के शब्द लिखो, कोई टेंशन नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बट ऐसा होना चाहिए कि सिंपल होना चाहिए। आपके नोट्स जितना सिंपल हो उतना अच्छा है, ठीक है। कीवर्ड्स यूज करो एग्जाम के, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीवर्ड है दिया हुआ है सिलेबस में, इंटीग्रिटी कीवर्ड दिया हुआ, ऑनेस्टी दिया हुआ, जो भी, ठीक है, या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इस तरह के शब्द इनको यूज किया करो, ठीक है। कोई बहुत भारी भरकम चीजें मत लिखा करो, ठीक है, अपने नोट्स में और एग्जाम में भी, दोनों ही केस में आपको नुकसान है। अपने नोट्स जितना सिंपल हो उतना अच्छा है, तभी आप उसको रिवाइज कर पाओगे और तभी आप उसको एग्जाम में रिपीट कर पाओगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से जो लोग भी नोट्स बनाते हैं उसको अपने शब्दों में लिखो, और बेयर मिनिमम नोट्स बनाओ, कि जितना कम से कम लिख सको ना उतना अच्छा। और ये भी सोचना कि जब नोट्स बना रहे हो ना, तो तभी नोट्स बनाना जब तुम्हें ये कहीं और नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने हेल्थ के ऊपर एक एडिटोरियल पढ़ा, अब वो यही बात बोलेगा कि हेल्थ सेक्टर में इंडिया का एक्सपेंडिचर कम है, बढ़ाने की जरूरत है, आयुष्मान भारत स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अब ये सब नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। जब हम मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो वहां पे भी यही बोलेगा, भाई ऐसे है, ये हेल्थ में हमारा ये दिक्कत है। तो जो आपको लगता है ना कि आपको कवर हो जाएगा मैगजीन्स वैगजीन्स में, ठीक है। एंड ये जो है, ये विजडम जो है धीरे धीरे आता है, ये एक दिन का विजडम नहीं है कि क्या कवर होगा। तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो वो कवर होगा। बहुत सारा विजडम आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन होगा, मैं कितना भी आपको आज बता दूं, सारी चीजें आप समझ नहीं पाओगे। बिल्कुल, यही मेरा नेक्स्ट वो भी था कि यूपीएससी के लिए क्वेश्चंस की कमी कभी नहीं होगी, वो होते हाँ, ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी 1 से 1.5 घंटे की, 1 घंटे की जो टॉक हुई है, उसमें आपने बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट सभी चीजें कवर की हैं। यस सर। तो, अब मैं एक दो चीज वैसे और कवर करूंगा, मैं सोच रहा हूँ आधा घंटा और एक्सटेंड कर ही देता हूँ, थोड़ा सा मतलब कंप्लीट कर लेता हूँ, बिल्कुल कोई बिल्कुल, बात एक दो क्वेश्चन और थे, नहीं। क्योंकि आपने देखा है जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारी तरफ से एक हम्म, रिक्वेस्ट, मतलब पार्टिसिपेंट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेंट, हम्म, कोशिश आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी माध्यम से हैं, और वो हिंदी माध्यम में यस सर, एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा बेहतर है। यस बट सर, उनको यस सर, रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। आपने भी यस देखा सर, इंटरनेट में भी यस जो सर, एक्सप्लोड है, वो
यस सर, इंग्लिश मीडियम के लिए ज्यादा है। यस सर, तो यस सर। ये हमारी तरफ से, हमें पार्टिसिपेंट की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आने वाले समय में एक दो दिन में या जब भी अगर आप हिंदी माध्यम के लिए भी इसी तरह का रिसोर्स का कोई लिंक आप बना के भेज यस सर, सकें यस सर। किसी के साथ में, तो दैट सर वुड बी मच सर मैं बेटर। पहले इस पे आना चाहूंगा, थोड़ा जो मुझे पता है वो तो मैं श्योरली बता दूं। देखो हिंदी मीडियम के लिए जो मेन दिक्कत आपने सही बोला, रिसोर्स का है, ठीक है। तो बेसिक जो रिसोर्सेस है ना, जो जीएस का सिलेबस कवर करना, जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, जो मैंने मेंशन किया ना, वो आपको सब हिंदी में भी मिल जाएगा। सारे एनसीईआरटीज हिंदी में अवेलेबल है, सारे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है हिंदी में अवेलेबल है, विजन का मैगजीन जो है वो भी हिंदी में अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। बस मेन दिक्कत जो मुझे क्या लगता है ना, हिंदी मीडियम के साथ दो दिक्कतें लगती। एक, हिंदी मीडियम की अखबारें कम मिलती है, जो मुझे पता नहीं अखबार कि ठीक हिंदी है, मीडियम हाँ का हाँ अखबार कौन सा अच्छा है। दूसरा दिक्कत जो मुझे, मतलब आई डोंट नो कि लोग कितना मानते हैं कि नहीं, हिंदी मीडियम में थोड़ा आंसर्स लिखना तेज जो है ना, वो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, ठीक है। जो जैसे मैं इंग्लिश में बहुत तेज लिखता हूँ, आई डोंट नो कि हिंदी वाले कितना तेज लिखते हैं, ठीक है। वो वो डिपेंड करता है, मुझे लगता है प्रैक्टिस पे ही। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। और जो मेन चीज, जैसे हम लोग गूगल सर्च करते हैं ना, तो बहुत आराम से जो हमें चीजें मिल जाती है ना, वो बिल्कुल। हिंदी मीडियम को नहीं। ये मेन इशू था। मेन इशू एक अखबार का लगता है, और गूगल सर्च से जो हम मटेरियल निकालते हैं ना, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले, जैसे हम लोग हैं, अगर मान लो हमें कोई नया टॉपिक मिल गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, वो कहीं नहीं मिला, ठीक है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल मिल गया, अगर मुझे उसके ऊपर आर्टिकल पढ़ना है तो मैं तुरंत लिखूंगा हैरोल्ड डॉमर मॉडल, तो मुझे मिल जाएगा खूब सारे आर्टिकल, या जो भी है, ठीक है, बीओटी मॉडल। तो इंटरनेट पे जो अखबार जैसे है ना, मोस्टली अखबार जो अच्छे अच्छे अखबार है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ठीक है, या बाकी जो भी, वो इंग्लिश में मिल जाते हैं, हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मुझे थोड़ा दिक्कत लगता। बट मेन जो भी सोर्सेस है ना, वो आपको हिंदी में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, मैगजीन्स है, जो प्राइमरी सोर्स होता है हमारा, है ना, तो ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगा हिंदी में। सो इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस और एक चीज ये भी है, इंटरव्यू आप ऑब्वियसली हिंदी में दे सकते हो, ठीक है। तो इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम के छात्र भी जो है हिंदी में इंटरव्यू देते हैं। सो हिंदी मीन्स जो हिंदी मैं बोल रहा हूँ, नॉट शुद्ध हिंदी, है ना। जैसा आप बातचीत में हिंदी बोलते हैं ना, वो वाला हिंदी रहता है इंटरव्यू में। सो इंटरव्यू बट में फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इसी तरह का लिंक एक हिंदी माध्यम के लिए भी बना के भेज यस सके तो सर, ज्यादा बेहतर यस रहेगा। सर। मैं अगर मुझे अगर कोई छात्र मिलता है, या मेरे कोई फ्रेंड मिलता है जो हिंदी बिल्कुल मीडियम से बिल्कुल। जिसने किया है, तो वो बेहतर होगा। इतना मुझे पता था ऊपर से, बाकी आई वोंट से कि आप, हाँ मतलब यही रियलिटी है, ठीक है, इतना जो मैंने बिल्कुल। लोगों से बात किया। नहीं नहीं ठीक है, वो बिल्कुल वो हेल्पफुल है, क्योंकि आपने जो बताया कई सारे मटेरियल हिंदी में भी अवेलेबल हैं यस सर। उन्हीं सब्जेक्ट के, कुछ चीजों को छोड़ के जो न्यूज़पेपर हाँ, है और कुछ जो चीज, यस, आर्टिकल, हाँ जो जो वो आर्टिकल, बस आर्टिकल, इसके अलावा हाँ। आपको सब चीज हिंदी में मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, एनसीईआरटी हो, टेस्ट सीरीज हो, जो भी, सब हिंदी में मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक पार्टिसिपेंट ने उठाया भी है, रिवीजन से लेके, रिवीजन यस को सर, लेके कि यस सर, कई बार होता है कहते हैं कि बहुत रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आर जितने भी मल्टीपल टाइम आर आप लिख लीजिए उतना करना रहता है रिवीजन। सही बट बात है। ये इसकी इस पे मैं आपका एक ट्रू ओपिनियन चाहूंगा कि कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, यस सर, क्योंकि बहुत वास्ट यस सर, सिलेबस रहता है, आप रिवीजन भी हर चीज नहीं कर सकते। तो यस उस सर। पर थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर यस सर। करें सर ज्यादा देखो, बेहतर। मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक्सेप्ट न्यूज़पेपर, ठीक है, एक्सेप्ट न्यूज़पेपर, आपको हर चीज कम से कम 3 बार तो रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हाँ। न्यूज़पेपर एक एक्सेप्शन है जिसको रिवाइज नहीं किया जा सकता। ये तो आप लिख लो, न्यूज़पेपर को कभी संभालना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इसीलिए, क्योंकि इसलिए कि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप उसको हटा दो, न्यूज़पेपर एक बार पढ़ लिया, दैट्स इट, ठीक है। अनटिल अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट या ये सब कुछ कुछ, ठीक। अब जो रिवीजन कितनी बार करना चाहिए, देखो मेरा ये सजेशन रहेगा, प्रीलिम्स के लिए कम से कम 3 से 5 बार रिवाइज करो, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए ज्यादा रिवीजन करना, 5 to 7 टाइम्स, ठीक है, जो मैंने अपने डॉक में मेंशन कर रखा है इस चीज को। अब रिवीजन करेंगे कैसे, ये भी पॉइंट है। तो देखो, एक तो तरीका होता है कि लोग कहते हैं, जो थोड़ा साइंटिफिक या आइडियल तरीका होता है, कि आप स्पेस डिवीजन करो, आज जो पढ़ा हो एक दिन बाद पढ़ो, एक हफ्ते बाद पढ़ो, एक महीने बाद पढ़ो। कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये करना बेहद मुश्किल काम होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं इसको पॉसिबल नहीं मानता, ठीक है। ऐसा हो नहीं पाता किसी से कि आज मैंने पढ़ा, कल पढ़ूंगा, एक हफ्ते बाद पढ़ूंगा, एक महीने बाद पढ़ूंगा, ऐसा नहीं हो पाता। तो मैं क्या करता था कि जो भी मेरा, मैं टेस्ट के थ्रू रिवाइज करता था। जैसे टेस्ट में मान लो सिलेबस है इतना, कि पॉलिटी का आधा सिलेबस है एक टेस्ट में, प्रीलिम्स का जैसे मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं क्या करता था, जब मैंने टेस्ट का सारा सिलेबस एक बार कवर कर लिया, फटाफट फटाफट, 10-15 दिन, शुरू में टाइम लगेगा आपको कवर करने में, आपने कवर किया, अब 10-15 दिन में आधा सिलेबस कवर हो गया लक्ष्मीकांत, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, जिस दिन भी मुझे टेस्ट देना है, उससे 1-2 दिन पहले मैं रिवाइज कर लेता था आराम से, देन मैं टेस्ट दे देता था। टेस्ट देने के बाद मैं दोबारा चेक करता था मैं कहाँ कहाँ चीजें भूल रहा हूँ, तो उनको मैं थोड़ा अंडरलाइन करता था, या बुक के ऊपर लिख देता था स्टिकी नोट्स लगा के। तो एक रिवीजन मेरा ऐसे हो गया। फिर बाद में कुछ टाइम बाद, जब मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, जैसे आज मैंने लक्ष्मीकांत का टेस्ट दिया, तो बाद में मैं स्पेक्ट्रम का टेस्ट दूंगा, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो फिर फाइनली मैं फुल टेस्ट भी दूंगा, उस समय एक बार रिवाइज होगा।
तो जैसे जैसे मेरे टेस्ट का जो शेड्यूल होगा ना, तो टेस्ट जब भी आएगा तो मैं रिवाइज करूंगा, तो ऐसे टेस्ट के साथ मैं रिवाइज करता था कि इस दिन ये टेस्ट देना तो उससे पहले रिवाइज हो जाना चाहिए मेरा, है ना। तो मैं टेस्ट के थ्रू रिवाइज करते जाता था और टेस्ट देते जाता था, ठीक है। देन उससे दिमाग में चीजें छप भी जाती थी बहुत सारे, जब एग्जाम में जब क्वेश्चन करते तब याद आता, अच्छा ये यहाँ पे पढ़ा था, होता है ना बैक में जाके आपसे जब सवाल पूछे तो आपको चीजें दिमाग में फिट हो जाती है। हम्म। तो इस तरह से मैं रिवाइज करता था, आपकी चॉइस है। बट ये है कि एग्जाम में रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका वेस्ट है। अदर देन न्यूज़पेपर आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम ये सब तो है ही इंपॉर्टेंट, बट अगर आप मान लो एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, जैसे 11 12 का ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो इनको रिवाइज तो करना पड़ेगा 2 3 बार, ठीक है। या आपने कोई नोट्स बनाए, जो भी आपने नोट्स बनाए, जैसे न्यूज़पेपर का नोट्स बनाए, कम से कम 3 बार रिवीजन चाहिए उसका, तब आप एग्जाम में उसको रिपीट कर पाओगे, क्योंकि ये एग्जाम में इतना कुछ है ना पढ़ने को, ठीक है, कि आप तभी एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाओगे जब आपने 2 3 बार रिवाइज किया। अगर आप नॉर्मल इंसान हो, आई डोंट नो, कुछ लोगों के पास एक्सेप्शनल पावर होता है तो वो याद रख लेते हैं चीजें, बट इन जनरल नॉर्मल इंसान को 3 बार तो रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। बट मेंस के लिए मैं और ज्यादा रिवीजन बोलूंगा, क्योंकि मेंस में आपको आंसर लिखना है। प्रीलिम्स में तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेट मतलब आपने स्टेटमेंट देखा, देन आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये था, ठीक है, देन आप कर लोगे। बट मेंस में क्या ना, आपको कुछ आपको दिखेगा नहीं, आपको बस बैकग्राउंड में जाके पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन रिकॉल करना है ना। तो वो तब कर पाओगे जब आपने 5 6 बार कम से कम रिवाइज किया। तो इसीलिए मेंस में सोर्सेस मैं बोलूंगा और लिमिट करो। प्रीलिम्स में हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है ना? सर आई थिंक सर फिर डिस्कनेक्ट हो गया। यस आ रही है। जी जी सर, रिपीट करना है क्या मुझे? हेलो, हाँ अनिल जी, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। यस यस सर, कंटिन्यू, यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जी जी, कि मेंस में ज्यादा रिवीजन करना, सोर्सेस को और लिमिट कर देना मेंस के लिए, है ना। बिल्कुल प्रीलिम्स के बिल्कुल। लिए क्या है ना, कि प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा आप मतलब कम रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत डाइवर्सिफाइड चीजें पढ़नी पड़ती है ना, इधर उधर से। जी सो जी, दैट इज वाई वहां पे थोड़ा 3 या 4 बार कर लीजिए। सो हाँ, तो बाकी आप मेंस में आप कोई टेंशन नहीं, आप मेंस में थोड़ा ज्यादा रिवाइज करिए, तभी आप रिकॉल करेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम में आंसर वो लिखा है, मेंस लिखा है, देन आप क्या हिंदी में अपियर हो सकते हैं? यस, दोनों में ही अलाउड है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में आंसर्स लिखे हैं, देन आप ओके, हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दे सकते हो। एंड हिंदी मीडियम मतलब जो इंग्लिश होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सिंपल, इस तरह से आपको उनको बोलना है, नॉट शुद्ध हिंदी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में भी ऑब्वियसली इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू का फ्लेक्सिबल मीडियम है, ठीक है। बस ये है कि मतलब बस आपको जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में, कुछ लोगों को रिटर्न में इंग्लिश में कंफर्टेबल होता है, बोलने में हिंदी में कंफर्टेबल होता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप उस हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। यस हेलो। यस सर, हाँ यस सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद। हाँ, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी 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 फॉर दैट। आई होप कि आपने उस सवाल का रिवीजन का आपने आंसर दिया यस होगा। सर, यस बेटर सर, तरीके रिवीजन मैंने बोल दिया ना, टेस्ट के थ्रू कर लीजिए, ठीक है। एंड रिवीजन जो है प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जो मुझे लगता है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड लोगों के बीच में जो डिफरेंस है, या हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग लोगों के बीच में जो डिफरेंस है, वो यही है कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लोग रिवाइज थोड़ा ज्यादा करते हैं और टेस्ट वेस्ट देते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल। रिवीजन को पोस्टपोन करते हैं कि हम पढ़ते रहेंगे, हम आज एनसीईआरटी पढ़े, कल एक और है कुछ पढ़ लेंगे, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ा तो डीडी बासु भी पढ़ लेंगे। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। रेदर देन आप लक्ष्मीकांत को ही 4 बार पढ़ जाओ, ठीक है, कम से कम दिमाग में आपकी चीजें छप जाएगी। तो रिवीजन हो गया, टेस्ट देते रहो। टेस्ट दोगे तो आपको मिस्टेक्स क्या कर रहे हो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम पुराने साल के पेपर देखो, ये जो है मेन चीज है। और आंसर राइटिंग सबसे ऊपर, तो मैं आंसर राइटिंग को रखता हूँ। जब आप प्रिपरेशन में 1 साल में आ चुके हो ना, प्रिपरेशन का 1 ईयर या 1.5 ईयर्स हो चुका है, तो आप आंसर राइटिंग में आ जाना चाहिए। एग्जाम जब भी प्रीलिम्स है उसके 8 9 महीने पहले आंसर्स लिखना चालू कर देना चाहिए, ठीक है। देन प्री और मेंस के बीच में ऑब्वियसली ज्यादा जो आपका रिफाइनमेंट है वो प्री और मेंस के बीच में होगा, आंसर राइटिंग, ठीक है। मुझे तो लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे थे, जो मैंने आपको भी भेजे थे, जो हमारे चैट बॉक्स में भी आए, क्योंकि हमने दोनों पार्ट को क्लब कर दिया दोनों से। जनरली हम लोग करते हैं कि पहले हम इन जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को उठाते हैं। यस बट इस बार ऐसा हुआ कि हमने मैं पार्टिसिपेंट से आपको म्यूट कर ले निखिलेश। सर। हाँ, तो लेकिन इस बार हमने ये किया कि इस चीज को हमने क्लब किया, क्योंकि यूपीएससी अपने आप में एक वास्ट पूरा बहुत वास्ट चीज है। बहुत एक एग्जाम सिलेबस भी वास्ट होता है, उसके एक्सपीरियंसेस भी वास्ट होते हैं,
ठीक है, तो बस आपने बहुत बेहतर सर तरीके से सभी। एक सेकंड सर, मैं दो चीजें और बताना चाह रहा हूँ उसके बिल्कुल बाद अब बिल्कुल फिर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, गो हाँ अहेड। हाँ, ये सवाल किसी ने पूछ ही दिया इंटरव्यू वाला, चलो मैं उससे पहले एस्से पे बताना चाहता हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज हाँ होंगे कि एग्जैक्टली, ये ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल एस्से और ऐसे, क्योंकि इंटरव्यू। एक इम्पोर्टेंट रोल और भी एक प्ले चीज और करता है, है। तीसरा चीज मैं एक सी सेट एस्से कंपलसरी पेपर में चार चीजें बता देता हूँ फटाफट। सबसे पहले मैं फर्स्ट हम्म स्टेज पे आता हूँ सी सेट। ठीक है, कि हम्म प्रीलिम्स का आपको पता है दो पेपर होता है, ठीक है, एक मॉर्निंग एक ऑब्वियसली आफ्टरनून में। तो जो मॉर्निंग हम्म वाला पेपर है वो एक्चुअली में रियल प्रीलिम्स तो वही है, उसके लिए आपको जी जान लगा के तैयारी करना है ना। बट जो हम्म सेकंड पेपर है वो सी सेट जो एप्टीट्यूड वाला टेस्ट है, बट वो जो है वो थोड़ा सिंपल है फॉर इंजीनियर्स। अगर आप इंजीनियर हो तो हो सकता है आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, जैसे मेरा केस था, अब मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आज तक सी सेट का एक भी टेस्ट नहीं लगाया था, मैंने डायरेक्टली एग्जाम में लिखा था। ठीक है, बट हम्म मेरा ये सजेशन रहेगा कि बट मैंने एक काम किया था कि मैंने एक पेपर दे दिया था। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसका मतलब ये, अगर आप इंजीनियर हो, ठीक है, तो अगर आपको सी सेट का जरा सा भी चिंता है, ठीक है, तो आप क्या करो ना, 2017 या 2019 का सी सेट का पेपर लो। ये दोनों थोड़ा डिफिकल्ट है, 17 और 19, इनका पेपर उठाओ, इसका क्वेश्चन आप लगा दो बिना कुछ पढ़े। अगर आपके 100 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि 66 कट ऑफ है, ठीक है, 100 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं तो आप टेंशन मतलब आप सी सेट क्लियर कर जाओगे। ठीक है, 100 यहाँ पे आ रहा है तो एग्जाम में भी ले ही आओगे। 2 आवर्स के अंदर जो भी टेस्ट देना है टाइम बाउंड मैनर में, क्योंकि सी सेट में टाइम की कमी पड़ती है ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता, बट इट्स नॉट ए बिग डील। आप क्या करो, 2 घंटे के अंदर एग्जाम दो, 100 नंबर से आता है। अगर आपके सी सेट में आ रहा है तो आप टेंशन मतलब आप फाइनल एग्जाम में ले ही आओगे 17 या 19 का पेपर। इन केस अगर आपके 100 से कम नंबर आ रहे हैं या आप इंजीनियर नहीं हो, ठीक है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि सी सेट के थोड़े जो पुराने और सवाल है जैसे 16 17 18 इनके पेपर देखो, एंड कुछ जो भी इनका जो भी बैकग्राउंड जो भी बुक आता हो उससे कुछ कुछ क्वेश्चन कर लो। और सी सेट जो है सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए, तो आप कोशिश करो आपके मॉक्स में या पुराने साल के, एटलीस्ट पुराने साल जो भी यूपीएससी ने जो भी पेपर सेट किया ना 17 18 19, ठीक है, इनके पेपर में 100 नंबर या 90 नंबर टाइप अगर आपके आ रहा है तो आप टेंशन मतलब आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, सी सेट तो सी सेट मतलब इतना टेंशन वाली बात नहीं है, स्पेशली फॉर इंजीनियर। और नॉन इंजीनियर्स के लिए मैं बोलूंगा कि आप एक बार ट्राई करके देख लो, आपके 90 to 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें इसका मार्क्स फिक्स है 66 तो जो फर्स्ट पेपर है प्रीलिम्स, इसका मार्क्स वेरी करेगा एज पर द कंपटीशन। ठीक है, वो 100 या 110 जो भी जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ वो वाला सवाल एसए पे आता हूँ, फिर मैं इंटरव्यू और कंपलसरी पेपर पे आऊंगा। अब हम्म लोग जो पूछेंगे कि एसए के लिए तो कुछ नहीं बताया आपने सोर्स, ठीक है, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट में से मेंशन कर दिया। एसए जो है ना, इसके लिए आपको कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एसए जब आप जनरल स्टडीज का आप सिलेबस कवर करोगे ना 1 2 3 4 का, ठीक है, तो उससे आपका जो भी कंटेंट है ना दैट विल बी यूज फॉर एसए। तो एसए लिखने के लिए आप क्या ना, पुराने जो भी पास्ट ईयर्स के टॉपर्स के कॉपी है, अब कॉपी कहाँ मिलेगा इसका मैंने लिंक डाल रखा है अपने डॉक्यूमेंट में, तो वहां जाना, आपको विजन आईएएस पे कॉपीज मिल जाएगा आराम से, वहां से चेक करना लोगों के कॉपीज, तो देखोगे कि बहुत सिंपल चीजें ही लिखे, बस थोड़ा मतलब अच्छे से जो वेल ऑर्गेनाइज मैनर में लिखे, रेदर देन बहुत क्राफ्टी लैंग्वेज लिखना। वो लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं बट इन अ वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड मैनर लिखते हैं। ठीक है, एक फ्लो होता है, कोहेरेंसी जो बोलते हैं वो सब होता है, तो उससे आपका एससी का हो जाएगा। तो एससी का मेरा सजेशन रहेगा, एससी का आप शुरू में चिंता मत करो, आप पहले जीएस का सिलेबस कवर करो, थोड़े आंसर्स लिखो, थोड़ा टेस्ट लिखो जीएस का, देन एससी आप लिख लेना। बट हैविंग सेड दैट, जब आप फाइनल एग्जाम में अपियर हो एससी का तो कम से कम 6 या 7 एससी जरूर लिख लेना इससे पहले। ऐसा नहीं कि एग्जाम के दिन ही जाके एससी लिख रहा हो। ठीक है, कुछ टॉपर्स ने ऐसा किया बट आई वॉन्ट रिकमेंड दैट, दैट वाज हाईली प्रोफेशनल स्टंट। ठीक है, वो होता नहीं है सबसे। ठीक है, 6 या 7 ऐसे जरूर लिख ले, ठीक है, एग्जाम से पहले। बट चिंता ना करे, ऐसे जो लिखना है ना वो प्री और मीन्स के बीच में जो गैप मिलता है ना तब आप आराम से लिख सकते हो। सो ऐसा नहीं कि ऐसे अभी लिखना है या एग्जाम से प्रीलिम्स से पहले लिखना, प्रीलिम्स और मीन्स के बीच में आप आराम से ऐसे लिखोगे, बट थोड़ा पहले लिखना ताकि आप फीडबैक को इनकॉर्पोरेट कर। ऐसे के लिए कंटेंट जो है ना इतना नहीं चाहिए आपको एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल बर्डन की। कोट्स थोड़ा पढ़ोगे एंड जो भी आपने जीएस में रहेगा और हिंदी रहेगा मोस्टली लोगों के लिए, है ना। एक इंग्लिश होता है और एक जो भी आप लैंग्वेज चुनते हैं, तो मोस्टली लोगों का हिंदी ही लेना पड़ता है अंटिल ना सब नॉर्थ ईस्ट वगैरह के हो। ठीक है, जैसे हमारे लिए मेरे ख्याल नॉर्थ से इंडिया साउथ जितने, से। हाँ वही ना, तो जो लोग भी हम लोग अभी है जितने भी चैट में, मेरे ख्याल से सब लोगों को शायद इंग्लिश हिंदी ही लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आपने हम्म इंग्लिश में मतलब लिखा आपने आंसर, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश का पेपर बड़े हम्म आराम से क्लियर हो जाएगा। आप पुराने साल का पेपर उठाओ कोई भी, लिख लो उसके थोड़ा, इंग्लिश में तो इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इंग्लिश तो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन रहता है, ठीक है, कुछ ऐसे लिखना होता है, बहुत ईजी काम है, 25% जस्ट मार्क्स आना है। बट जो हिंदी जो है ना, जैसे जो भी, जैसे मैं हूँ, मेरा इंग्लिश में मैंने काम किया पूरा, ठीक, 10th में मैंने लास्ट टाइम हिंदी पढ़ा था, तो मुझे क्या करना, थोड़ा सा हिंदी का पढ़ना पड़ेगा, जैसे मुहावरे पढ़ लिया, वो लिख लिया, क्यों